Hello everyone, I am Kunal Kishore. My channel is Skyline Academy. मैं इस वीडियो में साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाया हूं जो 2013 से लेकर 22 तक आए हुए प्रॉब्लम्स हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 इसका अपलोड कर चुका हूं और ये वीडियो जो है वो पार्ट 2 का वीडियो है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ओके, यानी कि है सो हमेशा जब भी अम्ल को तनुकृत करते हैं तो अम्ल को है सो जल में मिलाते हैं, ना कि जल को अम्ल में। ऐसा क्यों करना चाहिए? तो ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। तो जब भी जल में अम्ल और या फिर क्षार मिलते हैं तो इसमें सो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अधिक सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि अम्ल को हमेशा धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल को मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण छलक कर बाहर आ सकता है तथा व्यक्ति जल सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। यानी कि अगर सांद्र अम्ल में जल को मिलाते हैं तो इसकी वजह से जो ऊष्मा निकलती है वो ऊष्मा छलक कर, यानी कि ऐसा जो मिश्रण रहेगा उससे ऐसो वो छलक कर बाहर आ सकता है, या फिर ऐसो जो कांच है वो टूट भी सकता है, जिससे ऐसो व्यक्ति जल भी सकता है। इसलिए ऐसो हमेशा क्या करना चाहिए, जल में अम्ल को हमेशा धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते और तारे क्यों टिमटिमाते? तो ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी निकट है, यानी कि ग्रह जो है तारों से काफी ज्यादा नजदीक है और ग्रहों का आकार भी तारों से काफी बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के निकटता के कारण ऐसो ग्रह बड़ा दिखाई देते हैं और तारे छोटे दिखाई देते हैं। अतः वायुमंडल में प्रकाश किरणों के अपवर्तन के कारण ग्रहों की आभासी स्थिति में नगण्य परिवर्तन होता है। वायुमंडल में क्या होता है कि प्रकाश किरणें के अपवर्तन के कारण ग्रहों की आभासी स्थिति में नगण्य परिवर्तन होता है। यानी कि जो वायुमंडल में है सो प्रकाश किरणें अपवर्तित होती है वो है सो अपवर्तन ज्यादा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ग्रह से जो भी प्रकाश का अपरावर्तन होता है, ग्रह पर प्रकाश पड़ता है तो वो परावर्तन करके अगर हमारे पृथ्वी तक आती है तो वो है सो अपवर्तन ज्यादा नहीं हो पाता, जिसके कारण है सो ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि सचित्र समझाइए। तो साबुन के दो छोर होते हैं, दो छोर होते हैं। साबुन का सोडियम लवण छोर आयनिक होता है जिसे शीर्ष कहते हैं। दूसरा हाइड्रोकार्बन छोर होता है जिसे पुछल्ला कहते हैं। यानी कि अगर जो देखा जाए तो साबुन की सफाई की प्रक्रिया जो होती है वो हाइड्रोकार्बन का एक लॉन्ग चेन होता है, और जब लॉन्ग चेन होता है तो उसके एक छोर में सोडियम लवण होता है और दूसरे छोर में हाइड्रोकार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन छोर को पुछल्ला कहा जाता है और सोडियम लवण छोर को आयनिक कहा जाता है। साबुन का पुछल्ला भाग तेल या ग्रीस मैल हाइड्रोकार्बन में घुल जाते हैं। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग रहता है वो तेल या ग्रीस के साथ मिलता है, जैसे गंदगी हो गया, में घुल जाता है, और आयनिक शीर्ष भाग जल में संयोजित होकर कोलाइडिकल कण बनाते हैं जिन्हें मिसेल कहते हैं। और क्या होता है कि जो आयनिक वाला भाग है यानी कि सोडियम लवण में Na+ होता है। ओके, तो ये आयनिक वाला भाग जो होता है वो क्या होता है कि जल में मिल जाते हैं जिससे कोलाइडिक कण बनते हैं और जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि यह सब चित्र में देख सकते हैं आप लोग।
यानी कि एक है सो हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन है और एक साइड है सो जो आयनिक यौगिक है उसका होता है, और दूसरे साइड जो है पुछल्ला वो हाइड्रोकार्बन का चेन होता है। तो यानी कि जो हाइड्रोकार्बन वाला चेन है वो है सो तेल या गंदगी या ग्रीस के साथ मिल जाता है, और जो आयनिक वाला भाग होता है वो आयनिक वाला भाग है सो जल के साथ घुल जाता है। तो इससे जब जल के साथ घुलता है तो मिसेल का निर्माण करता है। तो मिसेल के प्रत्येक कण चारों ओर से ऋणावेशित आयनिक शीर्ष से घिर जाते हैं, जो एक दूसरे को विकर्षित होकर जल में निलंबित रहते हैं ताकि गंदगी साफ होने वाली वस्तुओं से चिपक न जाए। कपड़े को धोते समय कपड़े के मैल को हाथ से मलने या ब्रश द्वारा रगड़ने या कपड़े को पीटने से मैल कपड़े को छोड़कर तुरंत जल में निलंबित हो जाता है। इस प्रकार है सो साबुन की सफाई की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये 2018 में आया हुआ है। कह रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, यानी कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो उस टाइम सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये घटना घटती है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरती है, यानी कि सूर्योदय के टाइम क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो काफी लंबी दूरी तय करता है वायुमंडल में, जिससे सब कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले रंग को अत्यधिक प्रकीर्णित करते हैं, और जो कम तरंगदैर्घ्य रहता है नीले रंग वो प्रकीर्णित हो जाता है वायुमंडल में, और अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आंख तक केवल लाल रंग पहुंचता है। अतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है सो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रंग का वर्ण है जो लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में उपस्थित होता है, लाल रक्त कोशिका या कणिका में उपस्थित होता है। यह फेफड़ों के संपर्क में आने पर उसमें भारी वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है, यानी कि जब है सो क्या होता है कि ब्लड है सो फेफड़े में जाता है तो वहां से है सो ऑक्सीजन मिल जाता है और शरीर की सभी कोशिकाओं तथा ऊतकों में वितरित कर देता है। यदि रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, यदि क्या होता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में वितरित होगी, यानी कि है सो पूरे शरीर में फिर है सो ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन का ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, यानी कि फिर है सो भोजन सही से ये ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का उत्पादन कम होगा और फिर है सो ऊर्जा का उत्पादन भी कम होगा और शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जा की मात्रा उचित रूप से प्राप्त नहीं होगी। अतः रुधिर में हीमोग्लोबिन के कमी के रक्त अल्पता कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर है सो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे रक्त अल्पता कहते हैं और इस प्रकार के व्यक्ति को रक्त अल्पक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। कह रहा है कि ओजोन क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। ओजोन है सो ऑक्सीजन का समस्थानिक है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणुसूत्र O3 है, यानी कि ओजोन का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो O3 है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर है सो ओजोन का निर्माण होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अपने परमाणुओं में टूट जाती है। अब जब क्या होता है कि ये सूर्य का जो पराबैंगनी किरण पड़ता है उससे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यानी कि O2, वो O2 है सो क्या होता है कि ये अपने परमाणुओं में टूट जाता है, यानी कि O2 पर जब सूर्य का पराबैंगनी किरण पड़ेगा, अल्ट्रा वायलेट रेज जो पड़ेगा, तो उसकी वजह से है सो ये ऑक्सीजन 2 अणुओं में टूट जाता है।
तथा प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन से संयुक्त होकर पुनः ओजोन का निर्माण करते हैं। और फिर क्या होते हैं कि इसके बाद फिर अगर ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर क्या बना देता है, ओजोन बना देता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उस पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ा और जिसकी वजह से 2 परमाणुओं में टूट गया और ऑक्सीजन का एक अणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर फिर ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। यानी कि ओजोन जो है उससे क्या होती है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है अल्ट्रावायलेट रेज उसको सोख लेती है तथा उन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। इस प्रकार यह पृथ्वी के परितंत्रों के लिए सुरक्षा छतरी का कार्य करती है। पराबैंगनी विकिरण जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगी तो इससे वो काफी ज्यादा हानिकारक होगा। इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि भयानक बीमारियां होती है। यह पौधों की पत्तियों को क्षति कर देता है। तो इस प्रकार पराबैंगनी किरणें को रोकने का काम ओजोन परत करती है। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है। कह रहा है कि इथेनॉल से इथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इथेनॉल से जब ऑक्सीजन परमाणु प्रतिक्रिया करता है तो इथेनॉल के 2 हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से संयुक्त होकर जल का एक अणु बनाकर अलग हो जाते हैं, जिससे इथेनॉल बनता है। ठीक है, यानी कि इथेनॉल से क्या होता है कि जब जो ऑक्सीजन परमाणु है वो प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया करके इथेनॉल के हैं 2 हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से संयुक्त होकर जल का एक अणु बना कर अलग हो जाता है, जिसे हम लोग इथेनॉल कहते हैं। किसी अणु से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि किसी भी अणु से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। और फिर बने हुए इथेनॉल से जब एक परमाणु ऑक्सीजन जुड़ता है तो इथेनॉइक अम्ल कहता है। और जब क्या होता है कि एक परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ता है तो इथेनॉइक अम्ल बनाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। इसीलिए इथेनॉल से इथेनॉइक अम्ल का बनना एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि नदी पर बांध बनाने से क्या लाभ है, कोई 2 लाभ लिखिए। यानी कि अगर नदी पर बांध बनाया जाए तो इससे क्या क्या लाभ है। तो बांध के निर्माण से सिंचाई के लिए सहायता से जल उपलब्ध होता है। यानी कि अगर नदियों पर बांध बना दिया जाए तो इससे क्या होता है कि सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता हो जाती है तथा पन बिजली का उत्पादन होता है। यानी कि पानी बिजली का उत्पादन होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं। नहर के द्वारा बांध के जल की सिंचाई के द्वारा सुदूर देहातों में ले जाया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर नहर के पर बांध बना दिया जाए तो उससे क्या होता है, जल की सिंचाई के द्वारा, यानी कि सिंचाई के द्वारा सुदूर देहातों में भी ले जाया जाता है। बांध एवं नहर की सहायता से सिंचाई की समुचित व्यवस्था के लिए इंदिरा गांधी नहर को देखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि सिंचाई की सहायता के लिए एक इंदिरा गांधी नहर कार्यक्रम चलाया गया था, जिसने राजस्थान जैसे मरुस्थल वाले प्रदेश के कुछ हिस्सों को हरा भरा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। कह रहा है कि जैव भू रसायन चक्र क्या है, परिभाषित कीजिए। जैव भू रसायन चक्र क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो क्या है इसका उत्तर, भूमि में पाए जाने वाले रसायन को अवशोषित होकर पौधों में पहुंचते हैं, उनसे तरह तरह के यौगिक का संश्लेषण होता है जिन्हें रसायन कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि भूमि में जो भी रसायन होता है उस रसायन को अवशोषित कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। और फिर तरह तरह यौगिक का संश्लेषण भी होता है जिन्हें हम लोग रसायन कहते हैं। ये रसायन आहार श्रृंखला के माध्यम से चक्रीय पथ में
भ्रमण करते रहते हैं और जीवधारी की मृत्यु के पश्चात जैव अपघटन के प्रक्रम के द्वारा मुक्त भूमि में पहुंच जाते हैं। इसे जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। यानी कि क्या होते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो है सो मिट्टी से सारे उर्वरक लेते हैं जो भी फर्टाइल है, और प्लांट से जो भी एनिमल्स हैं वो एनिमल्स के पास पहुंचता है, और एनिमल्स डेड किया या फिर प्लांट डेड जब करता है तो डिकम्पोजर की मदद से फिर वापस जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो फिर ऐसा सॉइल में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो चक्र है ये चक्र चलते रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी आई है ये भी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बना देती है। अगर सोडियम को खुला छोड़ दिया जाए, अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो वो है सो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना देता है। जैसे यहाँ पर इक्वेशन है, अगर सोडियम लिया गया है, इसको है सो ऑक्सीजन के साथ रख दिया गया तो ये बना दिया सोडियम ऑक्साइड Na2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो इस प्रकार से है सो सोडियम ऑक्साइड बना देगा। सोडियम केरोसिन तेल में ना तो घुलती है ना अभिक्रिया कर पाती है। तो जो सोडियम है केरोसिन तेल में क्या होती है कि ना ही घुल पाती है और ना ही अभिक्रिया कर पाती है। क्यों? क्योंकि है सो केरोसिन तेल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, इसीलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि खतरे का निशान लाल होता है क्यों? खतरा का कोई भी निशान होता है तो वो लाल से डिनोट किया जाता है, रेड कलर से, तो ऐसे क्यों किया जाता है? लाल रंग प्रकाश विक्षेपण में सब कम झुकता है, यानी कि लाल रंग का जो प्रकाश विक्षेपण होता है प्रिज्म के माध्यम से तो सबसे कम झुकने वाला है सो लाल रंग है। लाल वर्ण का बैंड स्पेक्ट्रम के ऊपर रूप में हमारी आंख में स्पष्टता पूर्वक दिखाई देती है, अतः खतरे का निशान लाल होता है ताकि दूर से भी दिखाई दे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विद्युत चुंबक क्या है? एक परिनालिका एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। यानी कि क्या होता है कि विद्युत चुंबक क्या है और एक जो परिनालिका होती है सोलेनॉइड वो है सो चुंबक की तरह किस प्रकार बिहेव करती है, इसके बारे में बताना है। तो इसको देखिए, विद्युत चुंबक एक युक्ति है। विद्युत चुंबक क्या है? एक युक्ति है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कि है सो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जैसे क्या होता है कि एक कोई चालक है, इस चालक में अगर करंट को फ्लो किया जाए तो इसमें क्या होता है कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। धारावाही परिनालिका का एक सिरा उत्तर एवं दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। अगर यहाँ पर ये जो सोलेनॉइड है तो इसका एक सिरा उत्तर दिशा की ओर और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। जिस प्रकार है सो क्षण चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, उसी प्रकार परिनालिका में भी इस प्रकार होती है। धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी क्षण चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समान होता है। तो जिस प्रकार है सो क्षण चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, उसी प्रकार है सो और क्या होता है कि इस सोलेनॉइड में भी है सो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। परिनालिका के भीतर किसी क्षण चुंबक की तरह एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है। परिनालिका के अंदर क्या होता है कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान आन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है। तो इस प्रकार है सो और विद्युत चुंबक बनता है, और एक परिनालिका जो है वो चुंबक की तरह बिहेव करते रहता है। ओके गाइस, यहाँ पर है सो 12 क्वेश्चन को बताए हैं जो इसमें से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि क्या हो कि ये वीडियो उन स्टूडेंट तक भी पहुंच सके जो 2023 के एग्ज़ाम दे रहे हैं। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।